इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो इतिहास था हमारा उसमें किस तरह की हमारी अर्थव्यवस्था रही है, व्यापार वगैरह की हमने बात की। यहाँ पर मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बेवकूफ बना रहे होते हैं, तो उस तरह का ये टॉपिक है। अब बेवकूफ इसलिए बना रहा है क्योंकि इसमें हम लोग पहली ईस्वी से आज से 2000 साल पहले से लेकर के 1991 तक की बात करेंगे। तो आप समझिए कितनी सारी पीढ़ियां आई होंगी, कितने सारे लोग आए होंगे, कितने अलग अलग तरह के राजा आए, और उन सारे लोगों को हम लोग 10 मिनट के वीडियो में निपटाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अन्याय होगा, उनके साथ भी अन्याय है और हमारे साथ भी अन्याय है, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है, वो बहुत खोखली बनेगी। आप समझ रहे, किसी इतने सारे 2000 साल में हो सकता है कि हम किसी एक घटना का जिक्र कर दें, उसके आसपास के इतने सारे लोग, सब लोग बेचारे चले गए और उन सबका कोई मेंशन भी नहीं है। हो सकता है कोई राज्य अच्छा कर रहा हो, कोई खराब कर रहा हो, और हमने अच्छे वाले को पिक कर लिया, तो जो खराब जहां पर राज कर रहा था, जहां पर अर्थव्यवस्था खराब थी, उसकी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल छोटा सा, एक थोड़ी सी समझ के लिए हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा जो हम लोग इतिहास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि दे रखा है तो इसको देख लेते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आएंगी, हम पूरा न्याय नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजों को हम समझ सकते हैं। तो उसमें जो लिखा हुआ उसको एक साथ मत देखना, मैं बताता जाऊंगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की क्या स्थिति थी, इसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि पूरा विश्व बनकर के कुछ बना पा रहा है, सेवाएं बना रहा है और वस्तुएं बना रहा है, ठीक। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, परचेजिंग पावर पैरिटी का। क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी? क्रय शक्ति समता। मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए यहां पर इंडिया में मैकडोनल्ड्स है, अमेरिका में भी मैकडोनल्ड्स है। इंडिया में आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो अलग अलग तरह के बर्गर्स आते हैं। कोई आप बर्गर अगर ऑर्डर करेंगे, हालांकि फास्ट फूड है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप खा रहे हैं, तो 80 रुपए में आपको एक बर्गर मिल सकता है मैकवेजी, या 80 से 100 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। वही चीज अगर आप अमेरिका में ऑर्डर करेंगे तो आपको 11 से 12 डॉलर्स में मिलेगी। कितने में मिलेगी? 11 से 12 डॉलर्स में। तो उस हिसाब से आप देखिए, $1 मान लीजिए 75 रुपए का है, और मान लेते हैं कि $10 में ही मिलता है, ठीक। तो $10 में अगर आपको मिल रहा है तो 750 रुपए का हो गया, और यहां पर आपको वही चीज मिल जा रही है 100 रुपए में या 80 रुपए में। तो समझिए कि एक ही चीज अगर अमेरिका की जीडीपी निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें महंगी हैं। यहां पर क्या है, यहां पर वही चीज काफी ज्यादा सस्ती है। तो वास्तव में हमें परचेजिंग पावर पैरिटी से देखना चाहिए या फिर नॉमिनल से देखना चाहिए? कोई तो बोलेगा कि अमेरिका में तो भाई 750 रुपए का जीडीपी है, इंडिया में कोई बोलेगा यहाँ तो 80 रुपए का है, अगर सिर्फ बर्गर को देखेगा। तो सोचिए कि वास्तव में जो वस्तु बन रही है वो तो सेम बन रही है, यहां पर भी एक बर्गर है, वहां पर भी एक बर्गर है, ठीक। तो उस दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, हम एक औसत निकालते हैं कि वस्तुओं के हिसाब से देखो आप कि वस्तुएं कितनी कितनी बन रही हैं, और उनमें जो क्रय शक्ति है, किसी भी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की जो क्रय शक्ति है वो समान रूप से कितनी वस्तुओं खरीद सकती है, उस दृष्टिकोण से देखिए। तो वहां पर हम जब देखते हैं तो ऑन एन एवरेज लगभग 4.5 गुने का अंतर आता है भारत और अमेरिका में। सारी चीजों को आप मिला लो, सर्विसेज को, बाकी सारी चीजों को, ऐसा निकाला गया है, बदलता रहता है, लेकिन अभी के लिए आप 4.5 मान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो इंसान 10,000 रुपए में जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, वैसा ही जीवन व्यतीत करने के लिए आपको अमेरिका में 45,000 रुपए की जरूरत है औसतन, ठीक। अब इंडिया में भी सोचिए, आपकी 10,000 रुपए अगर गांव में मिलना तो काफी ज्यादा है, लेकिन 10,000 रुपए आपको मुंबई में मिलना है तो बहुत ही कम है ना। तो वो बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है, लेकिन अभी औसत की बात करते हैं। तो इस वाले दृष्टिकोण से हम बात करेंगे जहां पर हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद पाने की क्षमता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अलग अलग देश में हो सकता है अलग अलग प्राइसेस चल रहे हो, अलग अलग कीमतें हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्या क्षमता है, उसके हिसाब से बात करेंगे। तो आ जाते हैं वापस, इसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ अर्थशास्त्र में, जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी उन्होंने समझ में आया होगा उनको ठीक से। आपको भी आइडिया लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमें खोखला आइडिया लगता है तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है ना। अब समझिए, पहली शताब्दी जब चल रही थी तो पहली शताब्दी के आसपास जो भारत का हिस्सा था, भारतीय उपमहाद्वीप का, क्या लिखा हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप भी बोलते हैं। क्यों है उपमहाद्वीप? क्या है भारतीय उपमहाद्वीप? देखिए, अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था भारत, आज से लगभग एग्जैक्टली कितना था, 65 मिलियन ईयर्स अगो या 15 मिलियन ईयर्स अगो, 60 लगभग 6 करोड़ साल पहले वहां से शिफ्ट करना स्टार्ट किया था। मैं थोड़ा सा डेट्स में कंफ्यूज हो रहा हूं। ऐसे मान लीजिए कि लगभग 6 करोड़ साल पहले वहां से टूट करके
भारत जो था वो चलने लगा था यूरेशिया की तरफ, तो यूरेशियन प्लेट थी और उसको हम लोग लैंड मास को बोला करते थे गोंडवाना। तो गोंडवाना से भारत टूट करके यूरेशिया की तरफ आया और फिर टकराया, तो जब टकराया तभी हिमालय बना। तो वो जो पूरा हिस्सा था उसको हम लोग उपमहाद्वीप बोलते हैं। और उसमें क्या क्या आता है, उसमें सिर्फ भारत नहीं आता है आज का, उसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है और मालदीव छोटा सा देश है हिंद महासागर में, वो भी आता है। तो ये सारे देश आप मिला लोगे तो क्या बोल देते हैं उसको, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो लगभग बहुत सारी एक रूपता आपको मिलती है ना। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, उपमहाद्वीप की। और 1947 के पहले तो पूरा देश एक ही हुआ करता था, नेपाल और श्रीलंका और कुछ देश अलग थे हमसे निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद भी हम जब बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, उपमहाद्वीप की। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब कहां पर आते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो देखिए 33% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 1/3 नंबर आ रहे हैं। 33 में आप 300 गुणा करोगे 99 हो जाएगा, 33.33 में कर दोगे 99.99 हो जाएगा, है ना। तो अगर 32% पूरे वर्ल्ड का बना रहे हो, इसका मतलब क्या बोला जाएगा, लगभग लगभग आपके पास 1/3 सामान आप बना ले रहे हो पूरी दुनिया का। तो भारत की इतना महत्व था, पूरी दुनिया जितना बना पा रही थी उसका 1/3 भारत में बनता था, ठीक, जीडीपी का जो हिस्सा था। और ये हिस्सा ऐसा नहीं कि अचानक से खत्म हो गया, उसके बाद 1700 से 1750 तक, यानी कि लगभग लगभग 1750 साल तक वो हिस्सा धीरे धीरे कम हुआ। बाकी जगह पर भी प्रगति हो रही थी, लेकिन वो हिस्सा कम होकर के भी 25% यानी कि 1/4 तक पहुंचा। किसका, विश्व अर्थव्यवस्था का। इसका मतलब भारत अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में। पूरे विश्व का समझिए 1/4 अकेले भारत में बन रहा हो तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझिएगा, भारत में जमीन बहुत अच्छी रही है ना। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बोला था कि चीन में ऐसी कहानियां चलती थी कि जो लोग अच्छा काम करेंगे उनका अगले जन्म में जो अगला जन्म जो है भारत में होगा। क्यों? क्योंकि भारत में जमीन बहुत अच्छी है और जमीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। खेती ही सबसे मुख्य आर्थिक गतिविधि रही है बहुत लंबे समय तक। तो इस वजह से हुआ क्या कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो अपेक्षाकृत बाकी देशों की तुलना में और दुनिया के बाकी स्थानों की तुलना में ज्यादा रहा है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भारत बहुत ज्यादा आगे रहा है बाकी देशों से, लेकिन भारत को आप कलेक्टिवली देखोगे, सारे लोग को मिलाकर के एक राजनीतिक रूप में देखोगे या एक सांस्कृतिक आइडेंटिटी की तरह से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत का बहुत ज्यादा आर्थिक महत्व था। और वो बात सही भी थी। और वो महत्व ज्यादा था या नहीं था, ये इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि भारत की खोज के लिए अल्टरनेटिव रूट्स निकालने की कोशिश की गई। भारत आने की कोशिश कोलंबस ने की जो अमेरिका पहुंच गया, फिर उसके बाद से वास्को डी गामा 1498 में आया, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी। तो वो खोज के लिए प्रेरणा क्यों मिली थी? क्योंकि सबको पता था कि भाई भारत जो है वो क्या है, सोने की चिड़िया है। कैसे नाम पड़ा सोने की चिड़िया? स्वर्ण भूमि बोला करता था कोई, कोई स्वर्ण द्वीप बोला करते थे। कौन बोलते थे ये लोग, कौन थे, कैसे ये बात, एक परसेप्शन कैसे क्रिएट हुआ भारत के बारे में, लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या आते थे, ट्रैवलर्स आते थे, बहुत सारे लोग ऐसे जो भ्रमण करने के लिए आते थे। तो बहुत सारे लोग आए हैं। मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज साहब जो थे वो अपने यूनान, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं आज, तो ग्रीक के रहने वाले थे। और लगभग लगभग 300 बीसी में कब आए थे ये, इनका टाइम पीरियड देखिए, लगभग लगभग 300 बीसी। 300 बीसी का मतलब क्या हुआ, ईसा से भी 300 साल पूर्व, यानी कि आज से लगभग लगभग 2300 साल पहले मेगास्थनीज जी है। उसके बाद से फायान, वेनसांग, ये हमारे कौन थे, चाइनीज ट्रैवलर्स थे, ये लोग भी आए। तो अब अलग अलग लोगों की बात बताऊंगा। ये अपना अलग अलग एम्पायर्स हुआ करते थे। तो किस एम्पायर में कौन आया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी जब थे तो गुप्ता एम्पायर एकदम स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर फायान और वेनसांग इन लोगों की बात होती है। तो फायान जी हैं वो 337 से 422 का टाइम पीरियड उनका माना था, उनकी एज, जब उनकी एज रही थी। तो ये सारी आपको डेट्स और ये नाम याद नहीं करने हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये लोग आए थे, मेगास्थनीज है, फायान है, वेनसांग है। फिर उसका अलबर्नी, ये 11वीं शताब्दी में आए थे। ये आपकी किताब में गलत दे रखा है, इब्न बतूता है जो 14वीं शताब्दी में आए थे, इनका 11वीं शताब्दी लिखा हुआ है इंग्लिश बुक्स में, और बाकी जगह पर भी गलत लिखा हुआ है, हिंदी वाले में भी शायद गलत लिखा हुआ है। फिर एक फ्रांसीसी ट्रेवलर आए थे, इनका जो अपनी इकोनॉमिक्स की किताब है उसमें एक छोटा सा दृष्टांत लिखा हुआ है कि ये भारत की तारीफ करते हैं। तो ये 17वीं शताब्दी में आए थे। अच्छा, एक और चीज का कंफ्यूजन होता है, 17वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ बताइए? जो 17वीं शताब्दी है वो क्या टाइम पीरियड हुआ? तो आप ऐसे समझिए, जब आप 17 साल के हो जाते हैं तो आप 18वीं में चलने लगते हैं। जब आप 16 साल के हो जाते हैं तो आप 17वीं में चलते हैं। तो जब 1600 हो जाएगा उसके बाद से ही 17वीं शताब्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 1600 से लेकर के 1699 तक का जो टाइम पीरियड उसको हम लोग बोलेंगे 17वीं शताब्दी। ठीक, चलो, अच्छा, ये साइड का पॉइंट था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रैवलर्स थे जो भारत में आए
और उन्होंने इस तरह की बात की कि भारत की मैं कुछ कुछ दृष्टांत कभी पढ़ाऊंगा इतिहास में खास तौर से, तो वहां पर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक थोड़ा गौरवान्वित भी महसूस हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग जब लिखते थे तो उनके देशों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन भारत में वो बहुत अच्छा देखा करते थे। और खासतौर से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पर जब आए थे तो एक दृष्टांत वहां पर भी आता है कि किस तरह की बहुत अच्छी भारत की स्थिति थी। लेकिन वहीं पर एक और चीज भी आती है उस दृष्टांत में, जाति व्यवस्था हमारे देश में उस समय पर भी थी, तो वहां पर जातिगत भेदभाव जो हो रहे थे उसका भी वर्णन मिलता है हमें। तो यही सब प्रूफ होते हैं, इन्हीं सब सबूतों को हम लोग देख करके क्या समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी और इसी वजह से भारत की खोज के लिए लोग आना स्टार्ट हुए। अब जब लोग आए तो लोग क्या सोच के आते थे? उनके पास क्या ऐसा इंसेंटिव हुआ करता था कि भारत जाना है? सोचिए सोचिए। देखिए, अगर आपको पता है कि कोई दूसरी जगह है जहां पर बहुत ही ज्यादा पैसा है और उस समय पर जो आज फॉर्मल बाउंड्रीज बन गई हैं बहुत सारे देशों की, अभी भी जो बॉर्डर्स उन पर क्लैशेस होते रहते हैं, भारत और चीन का भी अभी थोड़े दिन पहले एक दुखद घटना हुई थी, भारत पाकिस्तान के साथ भी बहुत कुछ ऐसा चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे देश हैं जहां पर अब बॉर्डर को लेकर के इश्यूज नहीं है और एक सैटेलाइट्स भी हैं, तो वो पूरी इमेजेस देख पाते हैं कि कहां पर बॉर्डर होना चाहिए, कहां पर नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो उस समय पर जो राजनीतिक ढांचा था वो उतना मजबूत नहीं था जितना आज हो गया है। और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना नहीं है, 250 साल पुराना है। जब हम लोग एक राष्ट्र की बात करते हैं, उस तरह का जो राष्ट्र था वो पहले नहीं हुआ करते थे, अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे। तो हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में अगर मुझे पता चलता है कि वहां जाऊंगा और वहां पे जाकर के किस दृष्टिकोण से जा सकता हूं, लूट की दृष्टिकोण से भी जा सकता हूं। किससे जा सकता हूं? लूट की। तो लूटपाट के दृष्टिकोण से ये लोग आए। कौन लोग? जो भी हमारे यूरोप से आकर के फिर हमको कॉलोनी बना लिया था। और उन लोगों ने क्या किया, जब आ गए तो उन्हें लगा कि यार लूट से ज्यादा अच्छा है व्यापार कर लो, क्योंकि यहां पर तो बहुत कुछ ऐसा है, यहां से हम इनकी अच्छी अच्छी चीजें ले आकर के अपने देश में बेचेंगे तो बहुत मोटा फायदा कमाएंगे और अपने देश से कुछ ला करके यहाँ पर भी बेच सकते हैं। तो उनको ये समझ में आया कि लूटपाट करोगे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी होगा, उतना फायदा नहीं होगा, तो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और इसी पे आपको नाम याद होगा कि अंग्रेज जब आए थे भारत में तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। 1600 में उनका चार्टर लेकर के यहाँ पर पहुंच गए थे और उसके बाद से उनको बहुत ज्यादा सफलता स्टार्टिंग में नहीं मिली थी, धीरे धीरे करके मिलती गई। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध में उन्होंने एक तरह से राजनीतिक शक्ति भी हासिल करना स्टार्ट कर दिया था और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद से तो वास्तव में उन्होंने भारत में एक तरह से सत्ता को हासिल कर लिया था। पूरे भारत में नहीं, बंगाल से हुआ था, फिर धीरे धीरे करके उनका जो साम्राज्य था बढ़ता चला गया 1857 तक। 1857 में जितना हो गया तो उतना मैक्सिमम था, उसके बाद बढ़ा नहीं, लेकिन 1857 तक काफी हद तक उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो हुआ क्या, उन्होंने व्यापारी से अपने आप को क्या बना लिया? शासक। तो ये 1757 और 1764 वाली जो बात है वो किसकी बात है? शासक की। वो हमारे रूलर्स बन गए। उन्होंने बोला कि तुम हमारे गुलाम हो या हम तुम्हारे मालिक हैं, हम तुमको बताएंगे कि शासन कैसे चला जाता है, हम आपका प्रशासन ठीक रखेंगे, हम आपसे टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। और हुआ क्या, इसी बीच इन लोगों ने एक चीज की। पहले क्या होता था, भारत, हम लोगों ने बात की थी कि बहुत अच्छा निर्यातक बन गया था, हमारे कारीगर बहुत शानदार हुआ करते थे, हमारी जमीन बहुत अच्छी थी, तो हम लोग जब बाहर सामान बेचते थे तो वहां से निश्चित रूप से हमें पैसे मिलेंगे। और पैसे कैसे मिलते थे? मेटालिक मनी हुआ करती थी। याद करिए, मेटालिक मतलब धातु में क्या होता था? सोने चांदी के सिक्के आते थे। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रिजर्व बनता चला गया, भंडारण होता गया। लेकिन जब ये लोग आ गए ना, तो इन्होंने जब बोला कि हम तुम्हारे शासक हैं, तो इन्होंने हमसे टैक्स वसूलना स्टार्ट किया। क्या किया? टैक्स। और उसी टैक्स के पैसे से, जो ये लोग के पास टैक्स आ जाता था, उसी टैक्स के पैसे से हमारे देश का जो सामान बाहर बेचा जा रहा था वही पैसा हमको दे देते थे। उसके बाद भी इनके पास पैसा बच जाता था। तो भारत के पास से समझ लीजिए कि शुरू के जो 1750 साल तक पैसे बाहर से आया करते थे ट्रेड की वजह से, वो आना बंद हो गया। उसको हम लोग इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुलियन। BULLION। बुलियन मतलब होता है सिक्के, समझ लीजिए धातु, अच्छी धातु के जो सिक्के होते हैं उनको बुलियन बोलते थे। तो बुलियंस का इनफ्लो हुआ करता था, वो बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग यहां से पैसा जो कुछ कमाते थे टैक्स के नाम पर, 50 तरह के टैक्स लगाया करते थे, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगा रखा था। आप समझ रहे, नील के ऊपर लगा रखा था, जो महात्मा गांधी के ऊपर एक मूवी बनी थी 1982 में गांधी नाम से, उसमें भी एक सीन था जो बहुत ही दुखदायी था। और उसके बाद ही फिर महात्मा गांधी ने भारत में आकर के जो इन लोगों की तबाही की थी अंग्रेजों की, वो भी वहां से एक तरह से स्टार्ट होती है। उससे पहले 20 साल वो अफ्रीका में रहते, तो फिर वापस आ जाते हैं। तो हुआ क्या था कि वो फ्लो रुक गया। क्या रुक गया? वो फ्लो रुक गया। और यहां पर एक और चीज आपको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि भारत की स्थिति जब तक भारत में उपनिवेशवाद नहीं हुआ तब तक बहुत अच्छी रही। समझ रहे हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अंग्रेजों ने आकर के हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी दे दी है ना, हमारे यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी। बहुत सारे देश ऐसे हैं यार जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हुई बिना गुलाम हुए। तो आपको टेक्नोलॉजी लाने के लिए गुलाम होने की जरूरत थोड़ी है।
आप समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके ना आने से भी हमें फायदा हो सकता था, लेकिन उनके आने से नुकसान हुआ। देखिए 25% उनके आने से पहले हमारे देश पूरा विश्व का हिस्सा था हमारे पास, फिर रह गया 3.8%। कितना रह गया 1950 में? 3.8%। सोचिए कि आप एक चौथाई चीज बना रहे हैं, अब आप 4% से भी कम बना पा रहे हैं। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन लोगों ने बहुत गलत गलत तरह की पॉलिसीज बनाई, बहुत सारी चीजें की जो हमारे विरोध में जा रही थी। और परिणाम क्या हुआ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। पहले जो भारत है वो तैयार माल का, इस तरह का माल जो फाइनली यूज किया जा सकता है, उसको बाहर बेचता था और वहां से पैसे आते थे। इन लोगों ने आकर के पैसे का पूरा फ्लो बंद कर दिया। साथ में भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया। कच्चा माल क्या होता है? जैसे सीधे सीधे कपास है, जैसे सीधे सीधे नील है, जो खेती से हो रही है, या जानवरों से के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे सीधा सीधा आप भेज रहे हो, तो या माइनिंग हो रही है। और वो क्यों किया इन्होंने? क्योंकि इंग्लैंड में हुआ करती थी फैक्ट्रीज, और वो फैक्ट्रीज को कच्चे माल की जरूरत होती थी, और वहां पर पैसा चला गया, सामान चला गया, अब वहां से बना बनाया माल आता था और जिसको हम लोग खरीदने लगे थे। तो इन लोगों ने हमारे देश का पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन चौपट कर दिया था। जो औद्योगिकरण था, अलग अलग उद्योग चला करते थे, हथकरघा था, 50 तरह की चीजें चलती थी, नक्काशी का काम होता था, वो सारे इन्होंने बर्बाद कर दिए। और क्या कर दिया? भारत को कच्चे माल का एक निर्यातक बना करके रख दिया। तो अब हमारी क्या मजबूरी हो गई? हमारे यहां पर जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमें सामान खरीदने हैं तो हम बाहर से सामान खरीदने लगे, और साथ ही में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण जिस टाइम पर हो रहा था, सबसे पहले इंग्लैंड में बहुत तेजी से हुआ। तो उस समय इंग्लैंड पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था, जैसे आज चीन पूरी दुनिया की फैक्ट्री है। और क्या हुआ उसमें कि भारत के लोग वहां से बना बनाया सामान खरीदने लगे, तो भारत से और भी ज्यादा पैसा बाहर जाने लगा। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से हम लोग पहुंच गए कहां पर? 4% से भी नीचे। आ रही बात समझ में? तो ये क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ। अब इसमें एक चीज और भी है, उनको दोष देने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया। लेकिन हमारी क्या गलती रही? हमारी गलती भी बात कर लेते हैं। हमारी गलती ये रही कि हम टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी की बात करें, इनोवेशन यानी कि नवाचार की बात करें, या फिर विचारों की, आइडियाज की बात करें, तो इन सारे दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा था कि हम लोग पिछड़ गए थे। क्यों पिछड़ गए थे? हमारे यहाँ पर सुश्रुत जैसे लोग भी हुए हैं, चरक जैसे भी लोग हुए हैं, उसके बाद से आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बहुत सारे लोग हुए, माधवाचार्य काफी बाद में हुए। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस तरह का काम किया, लेकिन बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की वजह से जो मध्यकालीन भारत था, फिर बाहर से आक्रमण भी होते गए, उसमें हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाई। और इस वजह से साथ में हो क्या रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में तो बोला जाता है अंधकार में युग बोला जाता है, मिडिल जो टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि उनके यहां भी पहले प्रगति हुई, फिर बाद में जैसे रोमन एम्पायर वगैरह, ये तो ईसा पूर्व की बात है। उसके बाद से वहां पर भी एक तरह से डिजनरेशन आया, गिरावट होती चली गई। लेकिन फिर उसका बोला था रेनेसांस। तो रेनेसा जब आया, उसको रेनेसांस भी कुछ लोग बोलते हैं, रेनेसा भी बोलते हैं। तो क्या हुआ था? एक तरह की नव चेतना आ गई थी। और रेनेसा के बाद ही क्या हुआ? पूरे यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने लगा, विज्ञान को लोग पढ़ने लगे, और विज्ञान को जब पढ़ने लगे तो विज्ञान के बाद टेक्नोलॉजी आ गई, उसी का, और टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर औद्योगिकरण होने लगा। तो ये सारे कारण भी रहे जहां की वजह से हम पिछड़ना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो तेजी से प्रगति कर रहे थे और हम वहां से पिछड़ते चले गए। तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि ज्ञान और मंथन, अगर आप देखो ना यार, 25% से हम 4% पर आ गए। उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ अन्याय किया, लेकिन साथ में हम लोगों ने भी पढ़ाई करना ठीक से नहीं कर पाया। हमारे यहाँ की बहुत बड़े बड़े मासेस हुआ करती थी, मासेस मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या थी जिसको शिक्षा नहीं मिलती थी, बहुत सारी इस तरह की चीजें थी। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है कि अगर किसी भी देश को बुलंद करना है तो ज्ञान बहुत जरूरी है, मंथन बहुत जरूरी है, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो आगे आ जाते हैं। अब देखिए 1973 में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कुछ लोगों को शॉकिंग लग सकता है। शॉकिंग क्या लग सकता है कि 3.8% से हम लोग 3.1% पर आ गए। तो आप तो सोचोगे यहाँ तो आजादी मिल चुकी थी, फिर हम नीचे क्यों चले गए? आजादी मिलने के बाद से भी हमारी जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में हिस्सा था वो कम कैसे रह गया? तो वो कम इसलिए हो गया यार, 2-3 कारण है। हमारा देश आजाद हुआ 1947 को, उसी टाइम पर पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो एक तो 1948 की लड़ाई हुई, उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, जब हम लोगों का यहाँ पर राजस्थान में भी हुआ था बहुत अच्छे से, और हम लोगों ने उनको हराया। लेकिन समझिए युद्ध जो है ना हमेशा बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। उसके बाद से 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था, फिर से लड़ाई हुई। तो भारत को 3 लड़ाइयां झेलनी पड़ी, तो पाकिस्तान से, और साथ में एक लड़ाई 1962 में हुई थी चीन के साथ। तो जब 4 युद्ध आप झेलोगे, वो भी कब? आजादी के बाद 20 साल के अंदर,
तो बहुत कठिन हो जाएगा इकोनॉमी को मजबूत कर पाना। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि हम लोग शुरू में बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर पाए। और कुछ वहां पर सोशलिस्ट मॉडल्स की भी कुछ बुराई लोग करते हैं, वो कारण भी है, लेकिन उसके भी अपने बहुत सारे कारण थे। आप उसकी तह में जाकर के देखोगे तो समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में जो सोशलिस्ट मॉडल था वो ठीक था या नहीं था। दोनों पक्ष की बात है, पूरी तरह से सही नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी परिणाम तो यही था कि हमारी जो स्थिति थी वो थोड़ी सी विश्व अर्थव्यवस्था के सापेक्ष आप देखेंगे तो थोड़ी कमजोर हो गई थी। और यही स्थिति जो है वो बिगड़ती चली गई थी। उसके बाद से 1991 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पीरियड आता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 1991 लिखा हुआ है। 1991 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो देश की आजादी के बाद ही शुरू हो गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत जोर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी भी उस तरह को जोर देते थे। लेकिन 1991 के बाद से क्या हुआ, भारत में एलपीजी आ गया था। एलपीजी जानते हैं, एलपीजी सिलेंडर। तो एलपीजी सिलेंडर नहीं है, इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। कक्षा 11 में अर्थव्यवस्था का चौथा अध्याय है शायद ये, मैंने पढ़ाया हुआ है। जिसको भी इसमें डाउट हो देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो इसके बाद से क्या हुआ था, भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रो करना स्टार्ट हुई, फिर से बड़ा होना काफी तेजी से स्टार्ट हुई। और अभी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि 2-3 चीजें काफी नकारात्मक हुई हैं। डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी लोग बोलते हैं कि जब विमुद्रीकरण हुआ उसके बाद से भी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन होने के बाद से भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ अर्थशास्त्री, कि उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई। ऐसे ही अभी कोविड-19 चल रहा है, तो पूरे विश्वव्यापी ऐसा बहुत बड़ा संकट आ रखा है, जिसकी वजह से भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नीचे थोड़ी सी चली गई है। इसको हम रिकवर करेंगे, लेकिन वो रिकवर कब कर पाएंगे, वो तब कर पाएंगे जब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान और मंथन बहुत जरूरी है। हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अगर पढ़ेगी नहीं तो वही क्राइम करने लगेगी, वो बर्डन बन जाएगी। और अगर वही पॉपुलेशन अच्छे से कर ले जाए काम, तो हम लोग बहुत तेजी से दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि आज पीपीपी के हिसाब से भारत जो है पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और नॉमिनल भी देखेंगे तो 5वें नंबर पर है। तो हम लोग दूसरे तक तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अमेरिका और चीन में अमेरिका को पहले पीछे कर सकते हैं, क्योंकि चीन भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में चीन को भी पीछे किया जा सकता है। तो वापस आ जाते हैं, हम ये देखिए ट्रेंड देखिए, 1996 में फिर से वो शेयर बढ़ना स्टार्ट हो गया, 3.1% से 3.9 पर आ गए, क्योंकि 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था। फिर 2004 में जब पहली हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार खत्म हुई, तो उसके बाद तब तक हम लोग कहां पर पहुंच चुके थे, 4.7% पर। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का टाइम पीरियड आता है, जिसमें काफी अच्छी ग्रोथ रेट हुई थी हमारी, बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम वो वाले समय में हम लोगों ने प्रगति की। तो वहां पर उसके बाद कहां पर पहुंच गए, 2017 आते आते हम लोग लगभग 7.5% हिस्सेदारी में पहुंच चुके थे। किसकी, पूरे अर्थव्यवस्था, जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो अगर पूरा विश्व 100 चीजें बना रहा है तो 7.5 उसमें से भारत बना रहा है। ठीक, तो यहां से आप लोगों को क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये मैंने लिख दिया, ये आपको याद करना है तो कर भी सकते हैं। अल बरूनी ईरान से थे, मोरक्को से इब्न बतूता थे, और फ्रांसीसी तो थे ही है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें 1-2 पॉइंट्स बाकी हैं, उसके बाद से हम लोग की बात करेंगे भारत में फिर से री इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर से पुनर्औद्योगिकरण कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। और फिर हम लोगों का जो मेन टॉपिक था, जिसमें हम लोग व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य को क्या क्या होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।